ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, बीच में ही टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना मेरे साथियों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत मिलती है आपकी मेहनत से, आपके इरादों से, आपके लक्ष्य से और आपके अनुशासन से। अगर ये सारी चीज़ आपके पास है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। तो उसी एग्ज़ाम जिसके लिए आप काफ़ी समय से तैयारियों में जुटे हुए हैं, उसी पे अंतिम जो 18 से 20 दिन बच गए, उसमें आपकी क्या रणनीति रहने वाली है, उस पर आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपको ये जो लास्ट का टाइम है वो कैसे आपको स्पेंड करना है, कैसे आपको आगे की जो रणनीति है वो आपको तैयार करनी है, कैसे आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है, कैसे मैंने जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैंने क्या क्या चीज़ है वो अंतिम समय पढ़ी थी, उन सब पे आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज का जो सेशन है बड़ा ही खास और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। छोटा सा सेशन लेकिन महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दें, और जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो वीडियो है वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। ठीक है साथियों, तो देखो आज के इस सेशन को अपन स्टार्ट करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के साथ, है ना, कि अपने लास्ट टाइम की क्या रणनीति रहने वाली है, क्या पढ़े और क्या छोड़े, ताकि अपना जो टारगेट RES है उसको अपन पार कर सके और हमारी जो नैया जो टारगेट RES पर अपन काम कर रहे हैं वो हमारा कंप्लीट हो जाए। तो आज का सेशन है वो छोटा सा सेशन लेकिन इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। देखो आज का सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भाई पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे क्या क्या होने वाला। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2025, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो आपके मन में एक ये दिमाग में प्रश्न उठता है कि मैंने अभी तक कितनी चीजें पढ़ ली है, पिछले 5-6 महीने से मैं लगातार पढ़ रहा हूं, लेकिन पढ़ी हुई चीज है वो मेरे याद नहीं हो रही है। तो वो एक चीज है, यानी पढ़ा हुआ याद नहीं हो रहा है ना। ये हर विद्यार्थी का पढ़ा हुआ याद नहीं हो रहा है। ये आपके मन में एक प्रश्न होगा कि भाई इतनी चीज मैंने पढ़ ली, इतनी सारी चीज पढ़ ली, लेकिन मेरी पढ़ी हुई चीज है वो मेरे को याद नहीं हो रही। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, ये आपका जो कंपटीशन एग्जाम होता है वो आपका कौन सा एग्जाम होता है, ये आपका होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है ना। ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। इसलिए आपको पढ़ा हुआ कोई चीज अगर याद नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ नहीं हर विद्यार्थी के साथ होता है। और एग्जाम एक ऐसी चीज है जिसको आपने भी देखा होगा कि जिसको कहते हैं ना एग्जाम फोबिया, कि क्या होता है, परीक्षा से डर लगता है। और डर किसको लगता है, जिन्होंने अभी तक बढ़िया तैयारी कर रखी है और वो अंतिम समय पर थोड़ा सा भयभीत रहते हैं कि मैंने तैयारी तो अच्छी कर ली लेकिन अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, उनमें इस तरीके के प्रश्न है वो उठने लगते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई चीज आपको याद नहीं हो रही है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में या जो कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले आप ही ऐसे विद्यार्थी नहीं है कि जिनको याद नहीं हो रहा। याद कब होता है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज पहली बार पढ़ते हैं तो हमारे वो कुछ भी समझ में नहीं आती है, दूसरी बार पढ़ते हैं तो थोड़ी चीज समझ में आती है, तीसरी बार पढ़ते हैं तो और थोड़ी चीज समझ में आती है, चौथी बार पढ़ते हैं तो और थोड़ी चीज समझ में आती है। यानी इसीलिए एक ये जो लोकोक्ति है ये मुहावरा इसीलिए बना कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। बार बार आप किसी भी चीज का अभ्यास करोगे तो उसकी जड़ वो मजबूत हो जाएगी। तो वो चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो आपके कोई चीज याद नहीं हो रही है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है ना। स्वयं पर आपको विश्वास रखना होगा, है ना। स्वयं पर विश्वास रखो, स्वयं पर क्या करना है, विश्वास रखना, यानी स्वयं पर
आपको विश्वास रखना है कि यस, जो चीज मैं पढ़ रहा हूं वो एकदम सही है। साथियों, 2013 में जब हमारी वाली भर्ती थी, जिसके एग्जाम 2014 में हुई थी, उस समय मार्केट में ऐसी भी कोई भी गाइड नहीं थी कि जिसको अपन पढ़ के एग्जाम दे सके। एग्जाम पर सिर्फ और सिर्फ एक आरबीडी की कोई गाइड थी, सिर्फ और सिर्फ मात्र वो ही चलती थी। अब जो पहला एग्जाम, क्योंकि हमारी 2 एग्जाम हुई थी, पहली एग्जाम है उसमें प्रश्न गलत आ गए, यानी 151 क्वेश्चन आ गए, इस वजह से वो पेपर रद्द हो गया था और दोबारा पेपर हुआ। तो उसमें से क्या हुआ, जो मेरे पास जो गाइड थी या और साथियों के पास गाइड थी, उस गाइड में से भी कुछ क्वेश्चन आ गए। तो जो चीज गाइड, क्योंकि मैंने उस गाइड को प्रॉपर पढ़ रखा था तो उसका बेनिफिट हो गया। तो मार्केट में भी जो बुक आ रखी है, क्योंकि हर विद्यार्थी जिसने तैयारी कर रखी है उसने ये तो है नहीं कि भाई अपने जो नोट्स है कहीं विदेश से मंगा रखे या किसी दूसरी जगह से मंगाए, यही जो मार्केट में उपलब्ध है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पढ़ा रहे हैं वही नोट्स है और लगभग सारे एक जैसे ही पढ़ाते हैं। कोई विशेष है वो अपने को देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अपन क्या करते हैं कि सीधा सीधा मार्केट से बुक लाकर पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर हमारे पास जो बुक है, जो आपके बोर्ड की, जो आपकी यूनिवर्सिटी की जो ऑथेंटिक बुक है, उनको अगर अपन डीपली पढ़ के चलते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि किसी ने क्या पढ़ लिया होगा, कहाँ से पढ़ लिया होगा, है ना, मेरे से ज्यादा पढ़ लिया होगा, नहीं, ये चीज आपके मन में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, है ना। आपको क्या रहना है, याद नहीं है कोई टेंशन, स्वयं पर आपको विश्वास रखना है ना, शांत रहना है ना, आपको शांत रहो और एकांत रहो। शांत रहने का मतलब क्या है कि भाई मनन करो, जो चीज आपने पढ़ ली है उस पर आप मनन करते हुए चलो कि भाई देखो ये टॉपिक मेरे फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में थे, मैंने ये चीज पढ़ ली है और ये चीज मेरी बाकी है ना, और उन पे अपने को गौर करना, एकांत में रहना। अब अपन क्या करेंगे, अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो हमारा अननोन है और उनसे मिलेंगे और वो कहेगा कि देखो मैंने तो ये पढ़ लिया, अब आप सोचोगे ये मैटर तो मेरे पास है ही नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, आप उसके पीछे दौड़ोगे और उसके पीछे, उस मैटर के पीछे दौड़ोगे तो आपके पास जो मैटर था उसको आप भूल जाओगे, है ना। तो अब आपको क्या रहना, शांत रहना है, एकाग्रचित रहना है और एकांत में रहना। जितना हो सकता है आपको, जो पहले से आप जो साथी 1 2 3 मिलकर जो तैयारी कर रहे थे उन्हीं के साथ रहना है। एकांत का मतलब ये नहीं कि कमरे में पैक हो गए आपको किसी का नहीं मिलना, नहीं, एकांत का मतलब उन्हीं लोगों के साथ संपर्क में रहना है जिसके साथ अभी तक आपके साथ आप थे। ये नहीं अचानक किसी दूसरे व्यक्ति से आप मिल लिए और उसने कह दिया कि मैंने तो इतना मैटर पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, उसकी गाइड पढ़ ली, उसकी पेपर आ गए, ये मॉडल पेपर आ गए, यार यहाँ से क्वेश्चन आएगा। नहीं, कंपटीशन एग्जाम में किसी को कुछ पता नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो दिए होते हैं कि भाई इतने क्वेश्चन है वो इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, इतने क्वेश्चन है वो इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, उसी पे अपना पूरा ध्यान है वो करना है ना। तो ये काम अपने को अवश्य करना है, ठीक है। ये काम करने के बाद ये काम हो जाता है, उसके बाद अपने को ध्यान में रखना है इसके बाद अपने को और क्या करना है कि अब आगामी, है ना, आगामी दिनों की रणनीति क्या रहेगी। आगामी दिनों की रणनीति, जितने दिन भी बच गए, अब उसमें आपको पता है कि इसमें आपके 2 पेपर होने वाले हैं, है ना, पेपर प्रथम और पेपर द्वितीय। अब देखो हमारे टाइम पे जो एग्जाम हुई थी उसमें एक चीज थी कि उस समय नेगेटिव मार्किंग के तो थी, है ना, लेकिन ये नहीं था टारगेट जो आपका 40% वाला था वो नहीं था कि अगर हमारे फर्स्ट पेपर में कम आते हैं और सेकंड में ज्यादा आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी, या सेकंड में कम आते हैं और फर्स्ट में ज्यादा आते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट पेपर को भी टाइम देना है और सेकंड पेपर को भी टाइम देना। कम से कम अपने को ये टाइम मान के चलना है कि अपने को फर्स्ट पेपर के लिए, क्योंकि हमारे पास कितना समय है वो अब डिपेंड करता है ना। तो फर्स्ट पेपर के लिए अपन ने कम से कम 5 घंटे हैं वो देने का प्रयास करें, है ना, फर्स्ट के लिए 5 घंटे के लिए, और सेकंड के लिए अपन ये मान सकते हैं कि भाई अपने पास 5 घंटे हो गए तो ये मान लो भाई 8 से लेकर 10 घंटे है वो अपन सेकंड पेपर को भी दें। लेकिन ये
हर एक विद्यार्थी की रणनीति अलग अलग होती है। जिसका मान लो सेकंड पेपर इतना शानदार है तो वो अपने फर्स्ट पेपर में टाइम बढ़ा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना जो टारगेट है वो कम से कम ये होना चाहिए कि भाई अपन 14 से 15 घंटे है वो इस समय रीडिंग करें, है ना। क्योंकि इस समय अपने को कुछ याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए प्रयास करना है ना। 5 घंटे को अपने को ये 14 से 15 घंटे का अपने का टारगेट है वो होना चाहिए, क्योंकि ये अब अंतिम दिन बच रहे हैं, है ना। इसमें अपने पास जो प्राप्त करना है वो इन्हीं में होगा और जो खोना है वो भी इन्हीं में होगा। तो अपना टारगेट ये होना चाहिए। अब इन 5 घंटों में क्या होना चाहिए अपना, एक तो होना चाहिए फास्ट रिवीजन, है ना। फास्ट रिवीजन होना चाहिए, फास्ट रिवीजन होना चाहिए, दोनों का ही फास्ट रिवीजन होना चाहिए। ये नहीं कि अपन अब समझ के पढ़ रहे हैं या उनको याद करने का प्रयास करें, ऐसा हमें नहीं करना, है ना। साथ में अगर कोई वैसे तो क्योंकि ये शिक्षा विभाग की भर्ती है और इसमें ज्यादातर वो लोग जुड़े हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, है ना। परंतु इसके अलावा अगर आप कोई बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर या कहीं और भी आप जॉब कर रहे हैं तो वहां से आपको क्या करना है, अवकाश ले लेना, है ना, अवकाश ग्रहण करना। ये नहीं कि भाई आप ये सोचते हो कि भाई ठीक है 15-20 दिन की तो बात है, पढ़ लेंगे, जैसा समझ में आएगा वैसा पढ़ लेंगे। नहीं, अगर आप सिलेक्शन के प्रति जितने ज़्यादा वफादार हो, जितने ज़्यादा आप सोच रहे हो, तो आपको वहाँ से अवकाश ग्रहण करना पड़ेगा। छुट्टी 15-20 दिन की आप छुट्टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी बरसों की जो मेहनत है वो कामयाब होगी, और नहीं फिर दोबारा उसी मेहनत में फिर जुटना है और उसमें फिर सफलता भी नहीं मिलती है। तो अपना जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए, फास्ट रिवीजन। इसके अलावा कोई आपके पास मॉडल पेपर, वो भी ध्यान रखना सॉल्व्ड होना चाहिए, सॉल्व्ड होने चाहिए, है ना। सॉल्व होने चाहिए, मॉडल पेपर होंगे वो हल सहित होने चाहिए, हल सहित। ये नहीं कि आप किसी का मान लो आंसर नहीं दे रखा है और उनका आंसर ढूंढने में लग जाओ, एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में आपने बरसों लगा दिया, है ना। वो नहीं करना अपने को। अपने पास फास्ट रिवीजन होना चाहिए, अपने पास मॉडल पेपर है तो उनका भी अपने को क्या करना है, रिवीजन करना। और अंतिम आपके जो 4 से 5 दिन बचते हैं, अंतिम 4 से 5 दिन बचते हैं, उसमें तो आपका ये होना चाहिए कि आपने 1-2 दिन में, है ना, यानी 1 या 2 दिन में आपने पूरा फर्स्ट पेपर वो रिवीजन कर दिया, है ना। और 1 या 2 दिन में ही आपने सेकंड पेपर उसका रिवीजन कर दिया। फास्ट रिवीजन आपको ये टारगेट, क्योंकि हैंड्स नोट इसीलिए बनाते हैं क्योंकि आप बुक्स को आप दोबारा नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आपने हैंड्स नोट बनाए हैं, आपके पास कुछ ऐसे नोट्स हैं जिनको आप संक्षिप्त में पढ़ सकते हैं, तो उनका रिवीजन है वो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से कारगर साबित होता है। तो अपने पास जो मॉडल पेपर है उनको अपने को पढ़ना चाहिए। अगर अपने कोई हैंड्स नोट है तो उनको भी अपने रीड कर सकते हैं, है ना। जो आपने मान लो किसी कोचिंग में लिखे हैं, है ना, आपने कहीं खुद बनाए हैं, है ना, किसी भी क्षेत्र से आपने लिए हैं, तो उन हैंड्स नोट का आप रिवीजन कर सकते हो। और रिवीजन भी कैसा होना चाहिए, फास्ट रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम है वो आपकी एमसीक्यू एग्जाम है ना। एमसीक्यू एग्जाम में क्या होता है कि जो ही अपन पेपर हॉल में एकदम एकाग्रचित होकर बैठते हैं, शांत स्वभाव के साथ बैठते हैं, तो वो सारी चीज जो हमने पढ़ी है वो हमारे जो मस्तिष्क पटल है, दिमाग का जो क्षेत्र है, उसमें वो घूमने लग जाती है और ऑटोमेटिकली वो अपने को याद आती है कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ी थी, ये चीज मैंने पढ़ी थी, ये चीज मैंने पढ़ी थी। जिसने पढ़ी है उसके दिमाग में वापस वो घूम के आएगी। तो एमसीक्यूज ये वाला पैटर्न रहेगा, तो इसलिए अपने को घबराना नहीं है। लेकिन इसमें भी अपने को जो 40% वाला क्राइटेरिया है उस पर अपने को विशेष रूप से फोकस करना है कि कई बार क्या होता है कि आप सेकंड पेपर की तैयारियों में लगे हुए और फर्स्ट पेपर है वो हल्का रह जाता है ना, आप 30 क्वेश्चन वो क्वालिफाइड नहीं कर पाते हो, तो फिर फायदा क्या। तो ये तो अपनी छोटी रणनीति है कि भाई अपने 5 घंटे, लेकिन अगर आपका फर्स्ट पेपर अभी भी थोड़ा कम तैयार है तो आपको, है ना, उस पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। और जो चीज आपने अभी तक नहीं पढ़ी है उनको आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। जैसे फर्स्ट पेपर में मान लो आपका जीके है ना, इसके आपको कितने
क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे। आपकी मैथ एंड रीजनिंग है ना, मैथ एंड रीजनिंग है, उसके भी 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके अलावा जो मनोविज्ञान है, शैक्षणिक प्रबंध, एजुकेशन सिनेरियो है, उसके आपको 15 क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं, है ना। इसके अलावा हिस्ट्री है, हिस्ट्री के भी आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है ना। तो इस तरीके से इन पोर्शन पे अपने को विशेष ध्यान देना है। करंट जीके है ना, उसमें मैथ एंड रीजनिंग वाला है, आपका हिस्ट्री का है, आपका एजुकेशन सिनेरियो है, ये आपके पहले पेपर के हैं। तो इनमें भी अपना टारगेट है वो 30 क्वेश्चनों का आना चाहिए 40% के लिए। तो 40% के लिए इसके लिए भी अपने को काम करना है और इसके लिए भी। अब मान लो सब्जेक्ट के आप हो तो निश्चित रूप से इसमें तो आप 40% ले आओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, इसमें अपन 80% लेके आते हैं और ये 40 वाला रह जाता है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो अपने को क्या टारगेट करना है कि दोनों पेपरों को साथ लेके हुए आगे बढ़ना है। और अगर इस तरीके से आप तैयारी करोगे, क्योंकि अब समय कम बचा है और कम समय को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है, वो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। फास्ट रिवीजन के माध्यम से, मॉडल पेपर के माध्यम से, हैंड्स नोट्स के माध्यम से, है ना। इसके अलावा कोई आपकी ऐसी कोई ऑनलाइन क्लास जो आपको थोड़ी सी अच्छी लगती है तो उनको ज्वाइन करके भी आप अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे, अंतिम जो आपके 15 से 20 दिन बच गए उसमें ऐसा काम करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है साथियों, तो ये एक छोटा सा सेशन और 2 पॉइंटों के साथ, 2 लाइनों के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो सफलता के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। प्रयास करते रहो और पूरे मनोयोग से अगर प्रयास करते हो तो सफलता अब आपसे दूर नहीं है, इंतजार कर रही है। ठीक है साथियों, तो एक छोटा सा सेशन जो आपके साथ शेयर किया है, निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।